Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 20th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Consumer Education and Protection. And this video is going to be part 3 of this chapter. So अगर अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. अभी तक हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंज्यूमर एजुकेशन क्या होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है. फिर हमने उसका सिग्निफिकेंस समझा था कि क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन. उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से. उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी गई थी जो कि कंज्यूमर फेस करते हैं. उसके बाद हमने राइट ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ा था कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड मार्क्स के बारे में जिसमें सबसे पहला है ISI मार्क. दिस इज द सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, earlier called the Indian Standards Institution. Under this scheme, licenses are issued to manufacturers whose goods meet the relevant standards. ISI मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर में आता है. पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को ISI कहा जाता था, लेकिन अब इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है और इसके अंडर में जो मार्क एक आता है उसका नाम ISI मार्क होता है. इस स्कीम के अंदर उन मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस मिलता है जिनका प्रोडक्ट इसके द्वारा निर्धारित किए गए स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता है. इंडियन स्टैंडर्ड्स कवर फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, cereal एंड सोया प्रोडक्ट्स, कैंडीज एंड बेवरेजेस एक्सेट्रा. तो जो ये इंडियन स्टैंडर्ड है ये क्या कवर करता है? ये वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, मीट प्रोडक्ट्स को, इसके अलावा मसालों को, प्रोसेस्ड फूड को कवर करता है. कैंडीज़ और बेवरेजेस को भी कवर करता है. जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, उसको भी इसके अंडर में रखा जाता है. Other products covered by with the BIS standards include electrical goods, soaps, detergents, paints, papers, etc. और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो BIS स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं जिसमें हमारा डिटर्जेंट होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, सोप्स होते हैं, पेंट्स, पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंडर में आती हैं. Among the various items covered under the scheme, some are under mandatory certification. देखो कुछ आइटम्स तो इसके अंदर आते ही हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सर्टिफिकेशन लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर वो सर्टिफाइड नहीं होंगे तो कंज्यूमर शायद उनको न खरीदें. ठीक है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेशन लें. ठीक है. अब यहाँ पे बात की जा रही है एग मार्क की एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की, जिसको हम FPO भी बोलते हैं. These standards have been promulgated by the Government of India. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं. These certificates specifically pertain to food products. ये जो सर्टिफिकेट्स हैं स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं. A consumer should look for egg mark seal before purchasing any agricultural product as it ensure product reliability. जब भी कोई कंज्यूमर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसको एग मार्क देख के ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये जो एग मार्क होता है ये प्रोडक्ट की प्योरिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को दिखाता है. FPO lays down statutory minimum standards in respect of quality of various fruits and vegetable products and processing facilities. FPO क्या है? ये एक वैधानिक स्टैंडर्ड है. ये क्या करता है? अगर ये फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को देखता है, उनकी क्वालिटी को चेक करता है कि कहीं उनमें कोई मिलावट तो नहीं हुई है ना. FPO also lays limit on metallic contaminants and preservatives for different fruit products. FPO ये भी देखता है कि जो भी मिलावट हुई है, कभी कभी होता है ना कि फूड में जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो उसी समय मिलावट हो जाती है, तो वो एग्रीकल्चरल फूड में अगर कोई मिलावट हो रही है तो उसको भी ध्यान में रखता है. और ये भी देखता है कि
ऐसे प्रिजर्वेटिव्स न यूज़ किए गए हों जिससे ह्यूमंस की हेल्थ पे बुरा असर पड़े। कभी कभी क्या होता है कि खाद वाद का यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बचाया जाता है और ये केमिकल फिर ह्यूमन के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो एफपीओ ये भी देखता है कि प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा यूज़ न किए गए हों, ठीक है, जिससे किसी की भी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है वुल मार्क। वुल मार्क इज द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ क्वालिटी ऑफ द इंटरनेशनल वुल सिक्रेटरेट फॉर वुल और वुलन गारमेंट्स। ये जो वुल मार्क होता है ये इंटरनेशनल वुल सिक्रेटरेट द्वारा प्रोवाइड किया गया एक स्टैंडर्ड मार्क होता है जो किसको दिया जाता है, जो वुल और वुलन गारमेंट्स को दिया जाता है। इट इंडिकेट्स दैट द वुल इज प्योर एंड द मार्क्ड गारमेंट इज नॉट मेड ऑफ अदर फाइबर्स बट ओनली प्योर वुल। ये जो मार्क होता है ये इंडिकेट करता है कि ये जो गारमेंट बना है वो प्योर वुल का बना है और इसमें कोई भी अदर फाइबर यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद है द सिल्क मार्क। It is a quality assurance label for the assurance of pure silk and in addition serve as a brand for generic promotion of pure silk. ये जो लेबल है, ये जो मार्क है, इस बात को बताता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या जो भी पर्टिकुलर फैब्रिक है वो प्योर सिल्क का बना हुआ है, ठीक है। सिल्क मार्क इंश्योर 100% नेचुरल सिल्क। सिल्क मार्क इंश्योर करता है कि जो भी वो प्रोडक्ट है जिस पे ये मार्क दिया गया है, जिसको ये लेबल दिया गया है, वो 100% नेचुरल सिल्क से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉलमार्क। It indicates that the precious metals such as platinum, silver and gold articles have been evaluated and tested at an official assaying and hallmarking center and they have certified that the metal used conforms to the national international standards of fineness and प्योरिटी। ये जो हॉलमार्क है ये प्रीशियस मेटल्स को दिया जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया। और इस हॉलमार्क से ये समझ में आता है कि वो जो भी ज्वेलरी है, जो भी चीज़ इस सब मेटल से बनी है वो क्या है, प्योर है, ठीक है। और ये हॉलमार्क नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन मेटल्स की प्योरिटी को अश्योर करता है। Apart from statutory, semi-government and non-government bodies looking after consumer interest like Bureau of Indian Standards and Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, there are protection council set up by the government at central and state levels. देखो, BIS, DMI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के अलावा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस play an important role in consumer education and protection due to their non-partisan interest. बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर को एजुकेट करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसमें उन एनजीओज़ का, उन वॉलेंट्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का अपना खुद का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते कंज्यूमर्स के साथ। दे ऑल्सो डेसिमिनेट information through their magazines, booklets, newsletters, buying guides, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स। इसके अलावा ये जो एनजीओज़ हैं, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये समय समय पे मैगजीन्स निकालते रहते हैं, बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, जिससे कंज्यूमर्स को पता चल सके मार्केट के बारे में और उनको समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे उनके साथ चीटिंग हो सकती है। Many consumer organizations are engaged in cooperative testing of products, creating consumer awareness about harmful and unsafe product recall, disseminating information about new legislative provision for consumers, legal advice and advocacy, handling consumer grievance and complaint, and acting as vigilance groups. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती हैं, कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को ये बताती हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रखना है।
कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन देती हैं, कंज्यूमर को बताती हैं कि वो अपनी शिकायत कहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको लीगल एडवाइस भी दी जाती है और उनकी समस्याओं को, उनके दुख को समझा जाता है और उसके लिए कुछ ना कुछ किया भी जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। ये कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। दे होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड हैव लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंज्यूमर अवेयरनेस, एम्पावरमेंट एंड कंज्यूमर मूवमेंट। ये पब्लिक मीटिंग्स को भी होल्ड करते हैं। इनके पास लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी होते हैं जहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंज्यूमर्स में अवेयरनेस भी लाते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। In India, we have several consumer organization bringing out publication in the interest of consumer. इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए पब्लिश भी करती हैं, मतलब ये रिपोर्ट्स को, मैगजीन्स को पब्लिश करती हैं जिनसे कंज्यूमर को पता चल सके कि मार्केट में चल क्या रहा है। वॉइस, अ दिल्ली बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट कंज्यूमर वॉइस। एक वॉइस नाम की दिल्ली की कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या पब्लिश करती है, कंज्यूमर वॉइस नाम की किसी रिपोर्ट को या मैगजीन को पब्लिश करती है। उसके बाद है CERC, एन अहमदाबाद बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। CERC क्या है, एक अहमदाबाद की कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनसाइट नाम की मैगजीन को पब्लिश करती है। सिमिलरली द कंज्यूमर्स यूनियन इन द US ब्रिंग आउट कंज्यूमर रिपोर्ट्स। इसी तरह US में एक कंज्यूमर यूनियन है जो कि एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है कंज्यूमर रिपोर्ट्स। कंज्यूमर एसोसिएशन इन UK ब्रिंग आउट विच, एक कंज्यूमर एसोसिएशन है UK में जो कि विच नाम की मैगजीन को या रिपोर्ट को निकालता है। एंड द ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ब्रिंग आउट चॉइस। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कि किसको पब्लिश करता है, चॉइस नाम की मैगजीन को या रिपोर्ट को पब्लिश करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ नॉट ओनली राइट्स बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर ह्यूमन बींग्स के पास सिर्फ राइट ही नहीं है, उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने राइट्स पे ध्यान दो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना है। यू मे हैव हर्ड सम पीपल स्पीक ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट बोथ गो हैंड इन हैंड। आपने सुना होगा कि कुछ लोग बात करते हैं राइट्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। इसका मतलब दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं, मतलब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ ही रखी जाती हैं, एक साथ ही इनकी बात होती है। Thus, in order to be able to exercise one's right, it is necessary to be aware of one's duty. अगर आपको अपने rights चाहिए तो आपको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। As consumers, therefore, we need to be aware of our responsibilities. Consumer responsibilities are, यहाँ पे एज अ कंज्यूमर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। और अब यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं। सबसे पहला है, कंज्यूमर शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रेगुलरली अपडेटिंग देयर नॉलेज ऑफ वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को उनके बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स को लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, उनको डिफरेंट टाइप के लॉज के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन ऑल देयर डीलिंग एंड मस्ट पे फॉर ऑल देयर परचेजेस। अब कंज्यूमर को भी देखो ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दुकानदार या मैन्युफैक्चरर ही चीटिंग करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं और कंज्यूमर जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसको भी देने से मना कर देते हैं। कभी कभी बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे पैसे नहीं देते, तो कंज्यूमर को भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बिफोर मेकिंग अ परचेज, कंज्यूमर शुड डू अ मार्केट सर्वे टू फाइंड आउट द डिफरेंट ब्रांड्स, फीचर एक्सेट्रा ऑफ आइटम अवेलेबल इन डिफरेंट शॉप्स एंड डिफरेंट मार्केट्स एंड शुड कंपेयर द प्राइजेस। खरीदारी करने से पहले कंज्यूमर को एक बार मार्केट सर्वे भी कर लेना चाहिए। उसे डिफरेंट ब्रांड्स, फीचर्स,
प्राइस में एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, होता है कभी कभी कि एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू किसी मार्केट में कुछ और होगी और दूसरे मार्केट में कुछ और होगी। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट पे किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ और है, अमेज़ॉन पे उसी सेम प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ और है। तो एक बार से मार्केट सर्वे करना भी ज़रूरी होता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ठीक है, और हम सही प्राइस फिर दे पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूमर शुड फील फ्री टू चूज फ्रॉम द वेराइटी अवेलेबल एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। देखो, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी होती है, तो उस समय हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जब भी हम कोई वैरायटी देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें आराम से एकदम फ्री माइंड से उसमें से अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चूज़ करना है। वाइल मेकिंग अ परचेज he should read all the information given on the label ब्राउचर। प्रोडक्ट खरीदने से पहले उस पर लिखी हुई पूरी इंफॉर्मेशन को भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए। टू बी अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी ही शुड बाय प्रोडक्ट्स विथ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा ही प्रोडक्ट खरीदो जिसपे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क हो। कंज्यूमर शुड कीप रेसिप्ट्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ परचेज। जब भी आप खरीदारी करते हो तो जो भी आपको रसीद वगैरह मिलती है या जो भी और आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं, आपको उसको संभाल के रखना चाहिए। दीज मे बी नीडेड एज प्रूफ ऑफ परचेज फॉर फीलिंग कंप्लेन इन केस ऑफ प्रॉब्लम डिफेक्टिव माल फंक्शनिंग प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो रसीद होती है ना, ये उस समय काम आती है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। आपके प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस समय ये रसीद ही काम आती है जो कि प्रूफ बनती है कि आपने सामान खरीदा था और इसी पर्टिकुलर शॉप से खरीदा था। In case of purchase of services like insurance, credit cards, bank deposit, etc., he should read and understand all terms and condition, liabilities, service charges, etc., and make an effort to get the representative to clarify points that are not clearly written. अगर कोई कंज्यूमर किसी सर्विस को खरीद रहा है, जैसे इंश्योरेंस लेना, क्रेडिट कार्ड्स लेना, बैंक डिपॉजिट कराना, तो उस समय उसको सभी टर्म्स और कंडीशंस को एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर मान लो कोई टर्म और कंडीशन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उससे उस चीज़ के बारे में समझ लेना चाहिए कि भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको बता दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली समझने पड़ेंगे। ठीक है, he must have increasing awareness about various national and international consumer organization in terms of their activities, work, and understand the benefits of becoming a member of such organization. उस कंज्यूमर को डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ताकि वो समय पड़ने पे कभी इनका मेंबर भी बन पाए। उसके बाद है स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर इन कंज्यूमर स्टडीज़ फील्ड। अगर आप कंज्यूमर स्टडीज़ की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। टू बी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर स्टडीज यू नीड नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एंड रिड्रेसल एजेंसीज, बट यू ऑल्सो नीड soft skills like good communication and interpersonal skills, empathetic and understanding attitude, being a good listener, being creative in developing programs, advertisement, talks, etc. for consumer awareness. अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रिड्रेसल एजेंसीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ ही साथ आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप दूसरों को समझ पाओ, दूसरों से बात कर पाओ। आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाओ। आप अच्छे लिसनर भी होने चाहिए और कंज्यूमर के
अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए, और आप इतने क्रिएटिव भी होने चाहिए कि आप खुद से कोई प्रोग्राम डेवलप कर पाओ, आप एडवर्टाइजमेंट कर पाओ, आप कंज्यूमर्स को अवेयर कर पाओ. यू शुड हैव राइटिंग स्किल फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल मटेरियल फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, रिपोर्टिंग कंज्यूमर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, and a willingness to help fellow consumers and पब्लिक एट लार्ज. आपके पास राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि आप कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल को प्रिपेयर कर पाओ, आप रिपोर्ट राइटिंग कर पाओ ताकि कंज्यूमर्स को पता चले, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में. और आपके पास एक विलिंगनेस होनी चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि आपको कंज्यूमर की हेल्प करनी है, आपको बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है. A person desirous of entering this field as a professional must have thorough knowledge about quality standards of various kind of products, adulteration and detection of adulterants, as well as consumer protection laws, consumer rights and responsibilities. अगर कोई पर्सन इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे कोई चीज़ मिलाई जाती है, तो उसे अडल्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, और डिफरेंट टाइप के जो अडल्ट्रेंट हैं उनको पहचानना भी आपको आना चाहिए. साथ ही साथ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के बारे में पता होना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. Several career options in the area of consumer education and production will be open to you after pursuing courses at the undergraduate and postgraduate level. अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कुछ कोर्सेज को कर लेते हो तो आपके लिए इस एरिया में बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल होंगे. These programs aim at creating an overall awareness and training on consumer affairs with special emphasis on consumer protection. ये जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये जो कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसमें आपको कंज्यूमर्स के बारे में बताया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस पे स्पेशली कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप डिग्री कोर्स कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो होम साइंस में, बीए कर सकते हो होम साइंस में, बीएससी कर सकते हो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, या फिर आप बीएससी होम मैनेजमेंट में कर सकते हो, बीएससी रिसोर्स मैनेजमेंट में कर सकते हो, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए कर सकते हो, बीबीएस कर सकते हो. मतलब डिफरेंट टाइप के डिग्री कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, और इन कोर्सेज को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस फील्ड में आने के लिए, ठीक है. In different institution, the subject may be called consumer studies, consumer education, consumer behavior, consumer in the market. तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इन कोर्सेज को, इन सब्जेक्ट्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है. कहीं पे कंज्यूमर स्टडीज़ बोला जाता है, कहीं पे कंज्यूमर एजुकेशन, कहीं पे कंज्यूमर बिहेवियर. तो डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है. उसके बाद है स्कोप. अगर आप इस फील्ड में डिग्री ले लेते हो, सर्टिफिकेट ले लेते हो, तो आपके लिए स्कोप क्या है, आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये यहाँ पे बताया गया है. Having taken training in the area of consumer education and protection, you could develop your career in the following areas. तो यहाँ पे कुछ एरियाज बताए गए हैं जहाँ पे आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हो. सबसे पहला है वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन वेरियस डिसीजंस मेकिंग, मैनेजरियल एंड टेक्निकल पोजीशंस. तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, जैसे बीआईएस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन हो गया. तो इस एरिया में भी आप काम कर सकते हो और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बढ़ावा दे सकते हो, कंज्यूमर के हितों की रक्षा कर सकते हो. सेकंड है वर्क इन वॉलंटरी
consumer organization for product tasting, creating consumer awareness, consumer education और empowerment, publication of their magazines. इसके अलावा आप प्राइवेट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हो, कंज्यूमर अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हो, मतलब कंज्यूमर से बातचीत कर सकते हो, उनके बीच में जागरूकता फैला सकते हो। उसके बाद आप कंज्यूमर को एजुकेट कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मैगज़ीन होगी, कभी कभी होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए मैगज़ीन्स को भी पब्लिश करती हैं, तो उन मैगज़ीन्स के पब्लिकेशन में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क इन द कंज्यूमर डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट हाउस। कॉर्पोरेट हाउस के कंज्यूमर डिवीजन में भी आप काम कर सकते हो, विच डील विथ कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड कंज्यूमर सजेशंस, जो कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स को डील करती है, कंज्यूमर्स को सजेशन देती है। और इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर facilitation division looking into creating customer databases and dealing with them on a one-to-one personal basis. आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हो, कस्टमर फैसिलिटेशन डिवीजन में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कस्टमर से वन टू वन बेसिस पे बात करते हो, आप पर्सनली कस्टमर को समझते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और साथ ही साथ आप कस्टमर्स को अवेयर भी करते हो, उनको एजुकेट भी करते हो। फिर है वर्क विथ मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट रीच, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर फीडबैक एंड सजेशन। आप मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हो, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी रीच को देखते हो कि वो कंज्यूमर तक पहुँचा कि नहीं, कंज्यूमर उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या नज़रिया है, कंज्यूमर का फीडबैक लेते हो। उसके साथ ही साथ अगर कंज्यूमर कोई सजेशन भी दे रहे हैं तो वो भी आप लेते हो। इससे क्या होता है, इससे जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसमें अगर सुधार की ज़रूरत है तो सुधार किया जा सकता है। उसके बाद है स्टार्ट योर ओन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द इश्यूज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। आप अपना खुद का कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम हो रही है कंज्यूमर्स को, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। और इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वर्क इन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन फॉर डूइंग कंज्यूमर काउंसलिंग, हेल्पिंग पीपल इन गेटिंग रिड्रेसल टू देयर कंप्लेंट। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कंज्यूमर्स को काउंसलिंग देते हो, आप उनको गाइडेंस देते हो, उनका जो भी शिकायत है उसको दूर करने की कोशिश करते हो। उसके बाद है वर्क एज कंसल्टेंट to consumer club being run by school and colleges, such as managing and planning their educative and outreach activities, talking up teaching assignments in school and colleges in the area of consumer studies. बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस द्वारा कंज्यूमर क्लब्स चलाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो। स्कूल में अगर कंज्यूमर स्टडीज़ पढ़ाई जाती है तो आप वहाँ पे टीचर भी बन सकते हो। आप कंज्यूमर्स की शिकायतों को पर्सनल लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हो। आप फ्रीलांस कंसल्टेंट बन सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीलांस कंसल्टेंट क्या होता है, जो कि स्वतंत्र होता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में नहीं होता। आप अपने तरीके से कंज्यूमर्स को, अगर आपके पास कोई कंज्यूमर आ रहा है जिसके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको अपने तरीके से सलाह दे सकते हो, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, work with the Department of Audio Visual Publicity as content developer for their advertisement, dealing with consumer awareness and education in the print and electronic media. देखो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर को अवेयर करती हैं, तो आप यहाँ पे कंटेंट डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, आप इन एडवर्टाइजमेंट को बनाने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, जो भी कंपनी ये एडवर्टाइजमेंट बना रही हैं उनके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। वर्क एज एन एनालिस्ट इन कंज्यूमर टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए, प्रोडक्ट्स की जो टेस्टिंग की जाती है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, टेस्टिंग लेबोरेटरीज में आप काम कर सकते हो. सम पर्सन में ऑल्सो बिकम कंज्यूमर एक्टिविटिस्ट एंड विथ लीगल ट्रेनिंग कैन प्लीड केसेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स. कुछ लोग जो है कंज्यूमर एक्टिविटिस्ट भी बन सकते हैं, और अगर वो अच्छे से लीगल ट्रेनिंग ले लें तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में एज अ लॉयर भी काम कर सकते हैं. ठीक है. Those who have excellent writing skill may take up journalism related to consumer affair. जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी है वो जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हैं. Besides all the above, with some additional training, those interested can work at junior level to assist individual in financial management. देखो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई. इसमें भी कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको कोई गाइडेंस दे. ठीक है. तो आप ये भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को सिखा सकते हो कि वो कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता है, कैसे इंश्योरेंस सर्विसेज को ले सकता है, कैसे क्रेडिट कार्ड्स को ख़रीद सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे इस तरह से अपने मतलब जो पैसे हैं उनको बचा सकता है. With further training and experience, one can move into career related to insurance, shares and financial portfolio management. मैंने बताया ना कि अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो और थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास और हो जाए तो आप इंश्योरेंस की फील्ड में आ सकते हो. देखते हो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना शेयर खरीदती हैं, बेचती हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है. वो भी तो एक तरह से कंज्यूमर ही तो हुई. अगर वो कुछ कोई चीज़ खरीद रही हैं, शेयर खरीद रही हैं, तो वो कंज्यूमर ही तो हुई, तो उनको भी तो गाइडेंस की ज़रूरत है. तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो. और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप जो भी हमने पढ़ा इस पूरे चैप्टर में आपको सब समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.